Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 9th हिंदी हमारी चल रही थी चैप्टर नंबर 5 प्रेमचंद जी के फटे जूते। ये वही प्रेमचंद है जिनको हम मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते थे और ये चैप्टर हमने लास्ट वाले वीडियो सेशन में कर लिया है कंप्लीट। मेरा नाम है दीपक तंवर और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा सुंदर सा चेहरा देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि यहां मिलता है आपको क्लास 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज हम करने वाले उसी का प्रश्न उत्तर वाला सेशन। इसका जो चैप्टर हमने कल किया था उसी का आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने की हरिशंकर परसाई जो कि लेखक हैं इसी पाठ के जिसका नाम है प्रेमचंद जी के फटे जूते, और उनका प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का तो शब्द चित्रम हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे प्रेमचंद के चित्र की कौन सी विशेषताएं जो है वो उभर कर आती है। तो देखो, प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित जो विशेषता है वो हमारे सामने आती है। हाँ, क्या लिखा है? व्यंग्य, जिसके लिए जो हमारी हरिशंकर प्रसाद जी है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि हमने पढ़ा था हरिशंकर प्रसाद जी की रचनाएं और भी क्षेत्र में बहुत हैं, परंतु व्यंग्य क्षेत्र में उनको प्रमुख मुकाम जो है वो हासिल है। सो पहला है कि संघर्षशील लेखक है कि प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे और कभी भी जो है वो समझौता नहीं किया। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो और ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। स्कूल से जब घर जाते हैं और यही जो रास्ता नजदीक का हो और पैदल चल रहे हो तो अगर पत्थर रास्ते में मिल जाए, मन करता ठोकर मारो, तो उसको मारते 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 पता नहीं कितनी ही दूर ले जाते हम, है ना। तो बिल्कुल उसी पत्थर को व्यंग्य किया है जयशंकर प्रसाद जी ने किसी मुसीबत या फिर किसी अपने से, है ना, कोई ऐसा जिससे हम हार नहीं मान रहे या फिर कोई मुसीबत कह दो या फिर ऐसी परिस्थितियां जो हमें झुकाने के लिए आतुर है, परंतु प्रेमचंद जी जो है वो नहीं झुके। अपराजय व्यक्तित्व, देखो पहला क्या व्यक्तित्व था कि संघर्षशील लेखक। इनका जो प्रेमचंद जी है वो कितने संघर्षशील लेखक हैं, है ना। इनको हम मुंशी जी भी कह देते हैं और जिनका जो एक साहित्य है गोदान जो नोवेल है वो हमने शायद पढ़ी है या फिर पहले डीडी नेशनल पर इसका पूरा क्या होता था, नाट्य तो है वो किया जाता था, दूरदर्शन चैनल था, आता था गोदान में। देखो, अपराजय व्यक्तित्व, कभी ना हारने वाला व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी हार नहीं मानी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर, है ना, कोई बात नहीं, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, कमजोरी आई उन पे हंसो, इन द सेंस कि अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं, सामने उजागर किया और उनको स्वीकार करके आगे बढ़े। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी, उनकी नजरों में तीखा व्यंग्य और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है, खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। कौन बोल रहे हैं? जयशंकर जी बोल। ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, फटे जूतों में बैठा है और ये भिनी भिनी मुस्कान पता नहीं किस और इशारा कर रही है ना, किसी पर हंस तो रहा है। और व्यंग्य क्या कहता है कि वो अपनी ही नादानियों पर हंस रहे हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। कष्टग्रस्त जीवन, तो प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे साधे वस्त्र पहने थे, उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे। क्यों? इसीलिए हमने देखा कि प्रेम कैसे जूते थे,
फटे हुए थे। फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे, उन्होंने फोटो खिंचवाने में अपनी सहजता बनाई रखी, और जो सहजता उनके चेहरे पर पूर्ण रूप से झलकती है। वरना अगर हम किसी भी व्यक्ति को बोले कि फटे जूते में से फोटो खिंचवा ले, तो उसके चेहरे पर अलग प्रकार का जो शायद शर्मनाक चेहरा बना लेगा वो, जिससे उसको गिल्ट फील होगा, नहीं गंदा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। सबसे परे प्रेमचंद जी का मुस्कान सी चेहरे पर बनाए हुए और अपने ही मदमस्त सपनों में खोए। सहजता, प्रेमचंद अंदर और बाहर दोनों एक से थे, यानी जिस प्रकार से वो अंदर से सोचते थे मन के अंदर, और उसी प्रकार से वो बाहर भी सोचते थे। अब ये पता कहाँ लगता है कि देखो अब क्या होता है, फोटो खिंचवाने के लिए हम तो बढ़िया तैयार होके आ गए, और अदर डेज हम एकदम नॉर्मल कैजुअल जैसे हम हमेशा रहते हैं, है ना। पर परिवर्तन हुआ ना, कब हुआ, जब हमने बिल्कुल वैसे ही प्रेमचंद जी हैं, तो फोटो के पहले वैसे थे और फोटो के बाद में भी वैसे ही थे, है ना। तो उनका तो सहजता वाला स्वभाव है कि लेखक के शब्दों में इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण। तो धोती कुर्ता और इन्होंने सर पे जो टोपी पहनी थी बस वही है, और वैसी की वैसी पहनकर वो आ गए फोटो खिंचवा। मर्यादित जीवन, प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने प्रेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। कि एक लेखक को कैसा होना चाहिए, सादा सीधा व्यक्ति, सहज व्यक्ति, और सभी प्रकार से समान रूप से सोचने वाला व्यक्ति, यानी उसकी जो थिंकिंग है वो कभी ना बदले, और जैसा वो अपने लेखन में लिखते थे बिल्कुल वैसा वो स्वयं महसूस और स्वयं आचरित भी करते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शायरी में तो लिख दिया दुख दर्द भरे और खुद हंसते रह रहे हैं, है ना, ऐसा उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं था। अगला है कि सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो देखो पहला बोला कि बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिससे बाहर निकल आई। अच्छा, उंगली निकली थी, अंगूठा निकला था, निकला था, तो ये क्या है, ये सरासर भैया साहब ने गलत बात कह दी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, बिल्कुल खिंचवाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या है, बिल्कुल सही बात है कि वो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, नहीं हौसले नहीं बढ़ाती, वो उस तरफ इशारा करती है कि कौन सा दुख है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है। यह व्यंग्य भरी मुस्कान है जो कटाक्ष मारती है उनके चेहरे पर, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से क्या करते हो, इशारा करते हो। नहीं, तो फटा हुआ था, तो फटे हुए में क्या इशारा करना, गलत बात। तब 4 में से एक सही होगा, 3 गलत है। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पहला देखो कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती। इसका मतलब है कि जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है, उससे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बैठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। और आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं, और गुणी लोग भी धनवानों की जी हुजूरी करते नजर आते हैं। कहने का मतलब क्या कि जिसके पास पैसा है वो तो बड़ा आदमी है ना, हालांकि उसमें ज्ञान की कमी है, परंतु जो असल में गुणवान है, ज्ञानी है, उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी जो इज्जत है वो कम है। कैसे, ये व्यंग्य से कि जो है जूता जो है वो टोपी से अधिक मूल्यवान हो गया है। अगला देखो, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते,
हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर क्या हो रहे हैं भैया, कुर्बान हो रहे हैं। तो प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं, उन्होंने वास्तविकता को कभी टकने का प्रयत्न नहीं किया, मतलब रोकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट है कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं था। वे अंदर बाहर एक से थे, जहां तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग ना था, सामान्य सा। और लेखक तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करते हैं। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्या करते हैं? मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज में सुखी तो ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ क्या करते हैं? मानते हैं, है ना। कि बस जो असल में बात है वो तो छुपा ली और संसार के सामने क्या कर रहा है, बस इतना खुश दिखा रहे हैं, इतना वो कभी नहीं। और यही चीजें आजकल हो रही हैं, है ना, कि लोग वीडियोस में ऐसे खुश दिखाते हैं कि पता नहीं मानो सारे जहान की जो खुशी है ना उन्हीं को है नहीं, सॉरी, परंतु असल जीवन में उनके ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों से देख कर ऐसे करते हैं यार ये कितना खुश है, वास्तविकता में। अगला देखो, जिसे जिसे तुम घृणित समझते हो की तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो, ऐसा है। तो देखो, लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिससे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध क्या करा? संघर्ष करा। जितनी भी घृणा योग्य समाज में वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो कभी हाथ की उंगली की इज्जत नहीं करी, है ना, पैर की उंगली पर रखा, ठोकरें मारते रहे, मतलब कभी भी उनके आगे नहीं झुके या फिर कभी भी उनको तवज्जो या फिर महत्व जो है वो नहीं दिया। उन्हें जयशंकर प्रसाद जी ने के बारे में, ठीक है, हो गया। अगला देखो, अगला प्रश्न हमारे सामने है 4 कि पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। क्यों सोचा? क्योंकि उनका मानना था कि लोग फोटो के लिए नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं जो उनके पास हो, है ना, अच्छे से अच्छा जो कपड़ा होगा ना वो फोटो के लिए पहना जाता है। लेखक ने भी यही सोचा कि इनके पास अगर अच्छा कपड़ा है तो पहनने की, ठीक है। लेकिन अगले ही पल ये विचार बदलता है कि नहीं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें क्या होंगी? नहीं होंगी। के अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? कौन सी वजह है? कि उनके कृषशील, सहज और मर्यादित जो उनकी छवि है वो जयशंकर जी को ध्यान में आ गई होंगी, और जिसके बिना पर ऐसा निर्णय लिया कि नहीं नहीं मेरे पास ऐसी कोई पोशाकें नहीं है। मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा, समाज की परंपरा सी है ना। तो प्रेमचंद जब भी हम बड़े बुजुर्गों का नाम लिखे तो उनके आगे ही लगाए कि सर नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं क्या? नहीं, बात नंबरों की नहीं है, बात है हम अपने आप में क्या कर रहे हैं, उस काबिलियत को अपने अंदर बढ़ावा दे रहे हैं जो हमें समाज में दूसरों की इज्जत करना सिखाती है। तो जो भी हमसे छोटे हैं उनके लिए तो चलता है, परंतु जो भी हमसे बड़ा है यदि उनके बारे में हम लिखें, चाहे वो कवि हो कोई भी हो, के नाम के आगे जी जो है अब जरूर शब्द जो है वो जरूर लगाएं, है ना, कोशिश रखें, अगर भूल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। समाज की परंपरा से कि वे अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने वे कपड़े अलग रखता है जिन्हें वह अच्छा समझता है, और प्रेमचंद के कपड़े ऐसे नहीं, फोटो खिंचौने लायक होते। ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद और आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं भैया। उनका जो रहन सहन है वो दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए उसे जो मतलब उन्होंने लेखक ने जो
है वो बदल दी, है ना। किसने बदली? जयशंकर प्रसाद जी, करेक्ट। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। ये प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि आपने यह व्यंग्य पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, और इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी जो बातें हैं वो आकर्षित करती है। पहली बात, हमें तो जो पूरा पाठ है वो आकर्षित किया, पढ़ने में बहुत मजा आया। नहीं देखा तो वीडियो देख के समझ जाओगे आप। और उत्तर देखें, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है कि विस्तारण शैली, लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है। जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का, तथा अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है वन बाय वन। उसी प्रकार निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है और बात खुलते खुलते प्रेमचंद के व्यक्तित्व का कर देती है, उद्घाटित कर देती है, प्रस्तुत कर देती है, और बात से बात निकल की व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है ना। दरअसल हम क्या करते हैं, जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो हमेशा हमारे साथ यही हो, और यही शायद सही तरीका है चीजों को एक्सप्लेन करने का, कि आपने चैप्टर को कहां से शुरू किया, है ना। एक छोटे से अंश से शुरू कर कर आपने एक पूरा का पूरा महल जो है उस पाठ का बना दिया। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारी आकर्षक और उस पाठ को पूरी तरह से समझने में हमें हेल्प मिलती है ना। दुनिया के सारे टीचर इसी तरीके से करते हैं ताकि विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। बिल्कुल लेखक ने भी वही किया, ताकि हम एक छोटी सी चीज से, है ना, बहुत ज्यादा जो हमारे लिए क्यूरियस थी कि आखिर ये फटे जूते मतलब क्या है इसका, वहां से बात शुरू कर और पल में खत्म कर दी कहां पर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर। और यही आकर्षण स्वरूप और यही मिठास जो है वो इस भाषा शैली की। प्रश्न नंबर 6 कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। टीला शब्द अर्थात राह, आने वाली बाधा का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने पर व्यक्ति को उसे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार सामाजिक विषम, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी क्या है, मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती है। ये भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, इनमें से कोई कुछ रोक देगा और फिर खबर क्या होती है, मन ही मन चीजें एक की 100, 100 की 1000, 1000 की लाख बढ़ती रहती है ना। वो सब इन्हीं कारणों का है। अंदेशा कचरा भर लेते हैं, है ना। तो कचरे को साफ करके उनसे दूर रहकर क्या करना है हमें, बुराई के संदर्भ में रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है, ठीक है। तो उन्हीं बुराई से हमें दूर रहना है, वो कोई और नहीं करेगा, हमें ही अपने आप के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि तो चीजें हैं ना जो हम अपने दिमाग में चलती रहती है, वो हमेशा 1 से 2, 2 से 4 बढ़ती रहती है, और अगर हम उनको पॉज कर दे वहीं पर तो आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। ये जगह अच्छी चीजों से ज्ञान भरो। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने व्यंग्य लिखा है कि आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखते हैं। मेरे हाथ में जिस मित्र का हाथ है उसकी एक चीज का मैं हमेशा से कायल हूं, वह है उसकी टाई की गांठ। साफ सुथरी गांठ आपने देखने में नहीं आई होगी, लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही हो, कोई सिलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं। ऐसा नहीं कि टाई सूट के साथ पहनते हो, गर्मियों में कमीज के साथ भी टाई पहनते हैं, तब भी टाई की गांठ किस तरह रहती है। सच बता, मुझे एक भी ऐसा दृश्य याद नहीं आता जब मैंने उन्हें टाई के बिना। हाँ, एक बार मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया था, उस समय भी उन्होंने मुझे 45 मिनट प्रतीक्षा करवाई। जब ड्राइंग रूम में आए तो टाई लगाए हुए थे और गांठ तब भी वैसी थी जैसे जन्मजात हो। और ऐसे अगर कई वाक्यांश आपको, कई व्यंग्य आपको अगर याद है तो शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है ना। और जरूर से शेयर करें, अगर नहीं आती तो भी बनाएं, है ना। बनाने में क्रिएशन है ना, बहुत अच्छी चीज है, मजा आता है, करा करो।
मैं सोचता हूं कि इन्हें गांठ लगाने का इतना शौक क्यों है। शायद इसलिए कि वे बिखराव को नहीं, गठन को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी बोलते हैं संभल कर बोलते हैं। मैंने आज तक उन्हें व्यर्थ की गप्पे लड़ाते नहीं देखे, चुटकुले सुनाते नहीं देखा। सुनाते क्या, चुटकुलों पर हंसते भी नहीं देखा। यदि कोई उनके सामने कोई चुटकुले पर हंस दे तो वे बेहुदा या बेहोशर कहकर घंटों तक अपना मुंह बिगाड़े कहते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, बोलो तो ढंग का बोलो वरना चुप रहो। ऐसा ना समझिए कि वे अक्सर चुप रहते हैं, नहीं, वे अक्सर बोलते पाए जाते हैं। और जब भी बोलते हैं किसी राष्ट्रीय समस्या पर चिंता प्रकट करते हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर है। यदि कोई उनकी बात न सुन रहा हो तो वे उस पर व्यंग्य कसने लगते हैं। और अगर कोई और बीच में बोलना शुरू कर दे तो उसकी ओर से मुंह मोड़कर उबासी लेने लगते हैं। मेरे टाई वाले मित्र की एक खूबी यह भी है कि वे हर किसी को गिरेबान में झांकते, हर किसी एक से एक बेहुदी बात को बतंगड़ बनाकर पेश करते। और अपने गिरेबान में उन्होंने टाई बांध रखी है। क्या कर रखा है? टाई बांध रखी है। किसी को झांकने नहीं देते, टाइट। पिछले दिनों कोई सदमा लगा, वे पागल हो गए। पेट ऐसे निकल आया जैसे 10 बच्चे एक साथ प्रसव करेंगे। बड़ा था। लोगों को उनके गिरेबान में ना सही, बाहरी व्यक्तित्व में, परंतु तब वे छुट्टियां ले गए। तब तक वापस नहीं आए जब तक उनकी देह वापस अपनी औकात पर ना लौट आई। सच बात तो यह कि मेरे इस मित्र के पूरे जीवन में गांठे ही गांठे हैं। आपने बड़े होने की गांठ, टाई तो बस ऊपरी गांठ है, भीतर कितनी गांठे हैं यह उनकी पत्नी से हमने, और वे भी उनसे इतनी डरती हैं जितना चपड़ासी अपने साहब से। इसलिए बेचारी तब भी हंसती रहती है जब वे चाहते हैं, है ना। पढ़ना है इसको, दोबारा पढ़ना, बहुत मजेदार है। प्रश्न नंबर 8। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? देखो, परिवर्तन ये है कि सब जगह हमें यही सिखाया जा रहा है कि कपड़े पहनो तो ऐसे पहनो जिससे शानदार हो, हाँ? और बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज हैं, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, उनमें एक डायलॉग बड़ा फेमस है, अपने तो वेशभूषा है ना वो ऐसी रखो कि किसी के मक्खी कि आप अगर किसी के मरने पर भी जाओ ना तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ जैसे कि शादी में जा रहे हो, है ना। मुझे नहीं पता कितनी हद तक सही है कितनी हद तक गलत है, बट ऐसा है ना। तो वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को क्या करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानते। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान और आदर देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति क्या करता है, दूसरों पर हमारे विचारों का प्रभाव बाद में पड़ता है। आजकल किसी अच्छी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहनकर जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। देखो पुराने जमाने के लोग आ गए। और इसी प्रकार कार्यालयों के कर्मचारी गण हमारी वेशभूषा के अनुरूप हमसे क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों, विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की जो होड़ है वो लगी रहती है। इस चक्कर में वो ऐसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं तो शायद थोड़ी सी अलग हो, है ना, अपने आप को क्या करने के चक्कर में, प्रस्तुत करने के चक्कर में, पर वो प्रस्तुत जो छवि बन रही है उनकी सही नहीं बन रही। भाषा अध्ययन में पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भैया इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग जो है वो मैं इसको देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे व्याकरण का हिस्सा है और जब भी भाषा हो आपके पास तो उसका व्याकरण हमें हमेशा के लिए सभी प्रकार की परीक्षा में काम आने वाला है। सभी प्रकार की परीक्षा में क्या आता है, काम आता है व्याकरण। कितनी भी परीक्षा दे लो, पहला देखो हौसला परस्त करना, मतलब उत्साह, उत्साह है ना जितना भी वो नष्ट कर देना। वाक्य, अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को हौसला परस्त कर, मतलब जो उत्साह ना नष्ट कर दिया। ठोकर मारना, चोट करना। प्रेमचंद ने राह संकटों पर खूब ठोकरें मारी हैं। पीला खड़ा होना मतलब बाधाएं आना। जीवन जीना सरल नहीं है भाई मेरे, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। क्या खड़ी हैं? बाधाएं खड़ी हैं। पहाड़ फोड़ना, बाधाओं को नष्ट करना था टीलों फोड़ना। तो प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। किनसे? पहाड़ों से बचना नहीं, उन्हें फोड़ना सीखा था।
जंजीर यानी बंधन होना, मतलब होना। स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 10 आखिरी, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाई। तो देखो, जो भी वाक्य की विशेषता बताए विशेषण, प्रेमचंद का व्यक्तित्व उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों है, जनता के लेखक, महान कथाकार, साहित्य पुरखे, युग परिवर्तक और उपन्यास सम्राट। इसके अलावा यदि कोई उपाधि समझ लो या फिर किसी प्रकार का व्यंग्य आपको याद है, पता है, तो अवश्य लिखें। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, हम करते हैं यही फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।